Hey guys, welcome back to the channel. Here we break down complex laws into simple terms. Here we discuss our laws, legal terms, and explore fascinating legal facts. If you want to know your rights and stay legally smart and know the facts surrounding us related to the legal terms, so that make sure to subscribe our button. So our today's topic about the famous landmark case AK Gopalan versus State of Madras. So today we will totally discuss about this case, what the case about that, and the facts of the case details, arguments which were taken by both the parties and all that. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये केस लॉ, जो कि है AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास एंड यूनियन ऑफ इंडिया 1950। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम लोग इस केस के पूरे डिटेल को जानेंगे, कौन कौन से जजेस थे इस केस में, ये केस कॉन्स्टिट्यूशन के किन किन आर्टिकल से रिलेटेड है, आर्गूमेंट्स क्या रहा दोनों पार्टी का, सब कुछ जानेंगे और डिसेंटिंग ओपिनियन क्या था जज का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हमारा आज का केस लॉ है AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास एंड यूनियन ऑफ इंडिया 1950। तो सबसे पहले हम लोग इस केस के बेसिक डिटेल्स को जानेंगे कि केस किस मामले में है, क्या है। तो सबसे पहले केस है AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा डिस्कस किया गया था। डेट ऑफ जजमेंट था 19 मई 1950। 6 जजेस बेंच के द्वारा ये केस पूरा डिस्कस किया गया था, जिसमें जजेस थे चीफ जस्टिस HJ कनिया, जस्टिस फैजल अली, जस्टिस पतंजलि शास्त्री, जस्टिस BK मुखर्जी, जस्टिस SR दास, जस्टिस MC महाजन, जिसमें जो 5:1 से ये पूरा केस का जजमेंट हुआ था। और इसमें जो हमारे डिसेंटिंग ओपिनियन वाले जज थे उनका नाम था जस्टिस फैजल अली। तो आइए अगले स्लाइड पे चलते हैं और हम जानते हैं कि इस केस का बैकग्राउंड क्या था। ओके, बेसिकली हियर वी विल डिस्कस अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ दिस केस, द मेजर constitutional case decided by Supreme Court after the Constitution of India came into force on 26 जनवरी 1950। यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमारा भारतीय संविधान है, 26 जनवरी 1950 के लागू होने के बाद यह हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड काफ़ी फेमस और काफ़ी लैंडमार्क केस रहा, पहला ऐसा केस रहा। इस मामले में, इस केस में कोर्ट ने पर्सनल लिबर्टी, प्रिवेंटिव डिटेंशन और साथ ही साथ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस किया गया। इसके मीनिंग को इस केस में डिटरमाइन किया गया, बताया गया। पर्सनल लिबर्टी, जिसे हम हिंदी में व्यक्तिगत स्वतंत्रता बोल सकते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन निवारक निरोध, और पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकारों के बारे में डिस्कस किया गया। इसमें द जजमेंट रिमेन द लीडिंग अथॉरिटी ऑन आर्टिकल 21 until the case मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978। यानी कि इस केस को बाद में मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 में ओवर रूल्ड कर दिया गया। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस को हम अगले किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस केस को देखते हैं कि इस केस का जजमेंट क्या था, फैक्ट्स ऑफ द केस क्या थे। आगे हम लोग जानेंगे फैक्ट्स ऑफ द केस एंड देन आर्गूमेंट्स बिटवीन द पार्टीज एंड देन जजमेंट ऑफ द केस। और फिर अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का क्या मैटर था, जिसके अंदर इस पूरे AK गोपालन केस को ओवर रूल्ड कर दिया गया। तो आइए जानते हैं फैक्ट्स ऑफ द केस। सो फर्स्टली, हु वाज AK गोपालन? AK गोपालन आखिर कौन थे? तो AK गोपालन भारत के फेमस कम्युनिस्ट नेताओं में से एक थे। ही वॉज वन ऑफ इंडियाज मोस्ट प्रोमिनेंट कम्युनिस्ट लीडर। स्वतंत्रता से पहले यानी कि बिफोर द इंडिपेंडेंस और साथ ही साथ आफ्टर इंडिपेंडेंस उन्होंने सरकार के विरुद्ध कई राजनीतिक आंदोलन, काफ़ी एक्टिविटीज़, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के अंदर आंदोलनों में भाग लिया, और जिसके कारण उन्हें बाद में सरकार के द्वारा उनकी राजनीतिक गतिविधियों के कारण उन्हें 1947 से लेकर 1950 के बीच में कई बार गिरफ्तार किया गया। काफ़ी बार वो अरेस्ट हुए, यही पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के कारण 1947 से लेकर 1950 के बीच में काफ़ी बार इन्हें अरेस्ट होना पड़ा, जेल के अंदर जाना पड़ा। ओके, सो नाउ
वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन। क्या है प्रिवेंटिव डिटेंशन? निवारक निरोध। तो 1950 में ए.के. गोपालन को गवर्नमेंट के द्वारा डिटेन कर लिया जाता है। उन्होंने किसी भी प्रकार के ऑफेंस को कमिट नहीं किया था, बल्कि उन्हें एक न्यूली इनेक्टेड लॉ प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 के तहत डिटेन किया जाता है। आइए जानते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन आखिर होता क्या है। यानी कि सरकार, गवर्नमेंट जब भी किसी व्यक्ति को इस आधार पर डिटेन करती है ताकि गवर्नमेंट को ये लगता है, ऐसा लगता है कि ये पर्सन किसी भी पब्लिक को थ्रेटन कर सकता है, पब्लिक ऑर्डर को थ्रेटन कर सकता है और नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेटन कर सकता है। वह पर्सन किसी भी ऑफेंस को नहीं किया हुआ होता है, उसे सिर्फ इसलिए, इस बात के लिए डिटेन किया जाता है ताकि सरकार को ऐसा बिलीफ होता है, गवर्नमेंट बिलीव दैट दे मे थ्रेटन पब्लिक ऑर्डर और नेशनल सिक्योरिटी। ओके, ऑन 20 फरवरी 1950 मद्रास गवर्नमेंट ने प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 के सेक्शन 3(1) के अंडर आदेश जारी करके ए.के. गोपालन को 1 वर्ष के लिए डिटेंशन कर दिया और फिर 25 फरवरी 1950 को उन्हें ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन प्रोवाइड कराए गए। एंड देन पिटीशन बिफोर सुप्रीम कोर्ट, ए.के. गोपालन फाइल्ड पिटीशन बिफोर सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सीकिंग अ रिट ऑफ हेबियस corpus. Okay, now we are going to discuss the argument of A.K. Gopalan and the case mainly concerned about what. So, A.K. Gopalan ने ये आर्गूमेंट दिया कि हिज डिटेंशन वाज इलीगल। उनका जो निरोध हुआ है, डिटेंशन हुआ है, वह अवैध है, इलीगल है। साथ ही साथ अपने डिटेंशन के साथ उन्होंने उस एक्ट को भी चैलेंज करा और कहा कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन करती है और इस बेसिस पे इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर देना चाहिए। इट शुड बी डिक्लेयर्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सो अब आइए हम लोग जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं। तो इसमें है आर्टिकल 13, 19, 21, 22 एंड 32। Okay, so now we are going to discuss about the issues came before the Supreme Court. The Supreme Court considered several constitutional questions. आइए जानते हैं वो questions क्या थे वो issues जो Supreme Court के सामने निकल कर आए। पहला था, क्या प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन करती है? Whether the प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 violated fundamental rights, and then whether Article 21 includes the American concept of due process of law. आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को हटाकर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कर देना चाहिए। तीसरा इशू क्या था? वेदर आर्टिकल 19 एंड 21 शुड बी रीड टुगेदर। फोर्थ इशू था हमारा, वेयर पर्सनल लिबर्टी इंक्लूड्स ऑल फ्रीडम्स ग्रांटेड अंडर आर्टिकल 19। क्या पर्सनल लिबर्टी के अंदर वो सारे फ्रीडम्स आते हैं जो आर्टिकल 19 में मेंशन है। एंड देन इशू 5, वेदर सेक्शन 14 ऑफ द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट वाज कॉन्स्टिट्यूशनल। क्या प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट की धारा 14 यानी कि सेक्शन 14 ऑफ प्रिवेंशन एक्ट वाज कॉन्स्टिट्यूशनल। ओके, सो बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आर्गूमेंट्स ऑफ द पिटिशनर, आर्गूमेंट्स ऑफ ए.के. गोपालन. So, A.K. Gopalan argued that Article 21 protects every person's liberty. आर्टिकल 21 प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है और किसी भी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता सिर्फ ऐसी विधि के द्वारा, ऐसे लॉ के द्वारा वंचित किया जा सकता है जो लॉ फेयर हो, रीजनेबल हो, जस्ट फेयर एंड रीजनेबल हो और साथ ही साथ नॉन आर्बिट्रेरी हो। यानी कि नो पर्सन शुड बी डिप्राइव्ड ऑफ लिबर्टी अनलेस द लॉ इज जस्ट फेयर एंड रीजनेबल एंड नॉन आर्बिट्ररी। यानी कि न्याय संगत हो, उचित हो, निष्पक्ष हो और साथ ही साथ मनमानी से युक्त हो। ही आर्ग्यूड दैट प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ शुड मीन फेयर प्रोसीजर सिमिलर टू द अमेरिकन डॉक्ट्रिन ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। यानी कि जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ हो वो फेयर रिजनेबल हो, जस्ट फेयर एंड रिजनेबल हो, नॉन आर्बिट्ररी हो, जैसे कि अमेरिकन डॉक्ट्रिन के अंदर है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। वैसा लॉ होना चाहिए, सिर्फ उसी के द्वारा ही किसी भी पर्सन को उसके
राइट से, आर्टिकल 21 के राइट से डिप्राइव किया जा सकता है अगर वह एक्ट क्या हो, जस्ट, फेयर एंड रिजनेबल हो और साथ ही साथ नॉन आर्बिट्ररी हो। सिर्फ प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ से उसका लिबर्टी डिप्राइव नहीं होना चाहिए। ओके, सो पेटिशनर ऑल्सो आर्ग्यूड दैट द डिटेंशन इफेक्ट्स फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, freedom of speech, freedom of association, which is already protected under Article 19. So, therefore, any law restricting liberty must satisfy both Article 19 and 21. So, उन्होंने कहा कि हमारा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन जो कि ऑलरेडी हमारे आर्टिकल 19 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोटेक्टेड है। सो आर्टिकल 19 और 21 दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। And then the petitioner argued that personal liberty includes every aspect of human freedom, not merely freedom from physical imprisonment. यानी कि जो हमारा पर्सनल लिबर्टी है वो सिर्फ हमारे फिजिकल बॉडी को प्रोटेक्शन नहीं देती है, साथ ही साथ वह एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन फ्रीडम यानी कि मानव स्वतंत्रता के सभी पहलू को इन्वॉल्व करती है इसमें। उसके बाद है वायोलेशन ऑफ आर्टिकल 22 यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट सफिशिएंट प्रोसीजरल सेफगार्ड्स प्रोवाइड नहीं कराती है, साथ ही साथ ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन प्रोवाइड नहीं कराती है। साथ ही साथ पिटिशनर ने ये भी आर्ग्यूड किया कि उनका नेचुरल जस्टिस का वायोलेशन हुआ है, उन्हें अपना बचाव करने का कोई अवसर नहीं मिला, कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। ही वॉज नॉट गिवन ऑल रेलिवेंट मटेरियल्स, उन्हें रेलिवेंट जो भी मटेरियल्स थे वो उपलब्ध नहीं कराए गए और साथ ही साथ प्रोसीजर वाज आर्बिट्रेरी यानी कि जो भी प्रक्रिया अपनाई गई वो मनमानी थी। एंड देन सेक्शन 14 वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इसमें कहा गया कि सेक्शन 14 न्यायालय को गोपनीय निरोध सामग्री की जांच करने से रोकती है, यानी कि साथ में पेटिशनर आर्ग्यूड दिस डिस्ट्रॉयड जुडिशियल रिव्यू एंड वायोलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन। पेटिशनर ने कहा कि इसे न्यायिक जुडिशियल रिव्यू को समाप्त करता है और संवैधानिक संरक्षण का उल्लंघन होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन का उल्लंघन होता है, ये वायोलेशन होता है। ओके, तो आइए जानते हैं कि गवर्नमेंट का क्या आर्गूमेंट्स रहा इस पूरे मैटर पे। तो गवर्नमेंट सबसे पहला आर्गूमेंट इस मैटर पे रखती है कि पार्लियामेंट हैज़ लेजिस्लेशन पावर, यानी कि जो द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट था वो पार्लियामेंट के द्वारा इनेक्ट किया गया था और पार्लियामेंट के पास लेजिस्लेटिव पावर है किसी एक्ट को पास करने का और ये वैलिड है। एंड देन द गवर्नमेंट आर्ग्यूड दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल डेलिबरेटली यूजेज प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि आर्टिकल 21 के अंदर जो सेंटेंस यूज्ड है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, इस पर कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से इस पर चर्चा हुई थी और कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की जगह प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को सिलेक्ट किया था। Courts cannot examine whether a law is fair or reasonable, they only need to verify that valid law exists। यानी कि यह कहता है कि कोर्ट ये एग्जामिन नहीं कर सकती कि कोई भी लॉ फेयर और रिजनेबल है या नहीं, कोर्ट ओनली नीड टू वेरीफाई दैट अ वैलिड लॉ एग्जिस्ट, यानी कि एक लॉ एग्जिस्ट करता है, सिर्फ इस बात पर कोर्ट वेरिफिकेशन कर सकता है। साथ ही आगे यह आर्गुमेंट लिया गया कि आर्टिकल 22 प्रिवेंटिव डिटेंशन को एक्सेप्ट करता है और इसलिए यह जो एक्ट है, यह कानून है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, संवैधानिक है। साथ ही सरकार ने कहा कि जितने भी फंडामेंटल राइट्स है वो स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। यदि आर्टिकल 21 का पालन हो गया है, इफ आर्टिकल 21 इज सेटिस्फाइड, देन आर्टिकल 19 का अलग से जांच आवश्यक नहीं है। तो आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिस्कस करते हैं कि इस पूरे केस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट था। तो ये पूरा जजमेंट 5:1 के रेशियो पर डिसाइड हुआ, जिसमें एक फैजल अली का डिसेंटिंग ओपिनियन था जिसको हम लोग लास्ट में डिस्कस करते हैं। तो आइए पहले ये जानते हैं कि क्या था सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। द कोर्ट हेल्ड दैट आर्टिकल 21 मीन्स इफ देयर इज अ लॉ इनेक्टेड बाई अ कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर प्रिस्क्राइबिंग अ प्रोसीजर डेप्रिविएशन ऑफ लिबर्टी इज वैलिड, यानी कि कोर्ट ने यह कहा कि अगर किसी सक्षम यानी कि कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर के द्वारा किसी भी विधि को व्यक्ति की स्वतंत्रता से वंचित करने की प्रक्रिया अगर निर्धारित है तो उसे आर्टिकल 21 का पालन माना जाएगा।
द कोर्ट रिफ्यूज्ड टू इम्पोर्ट द अमेरिकन डॉक्ट्रिन ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कोर्ट ने अमेरिका के ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के सिद्धांत को भारतीय संविधान में शामिल करने से साफ इनकार कर दिया। तो आइए अब देखते हैं आर्टिकल 19 और 21 के कनेक्शन पर कोर्ट ने क्या कहा। तो कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट का अपना अलग एक सेपरेट फील्ड है, अलग क्षेत्र है। यदि किसी भी व्यक्ति को वैध कानून यानी कि लॉफुली डिटेन्ड किया गया है आर्टिकल 21 के अंदर, तो उसे आर्टिकल 19 लागू नहीं होगा। इसे बाद में वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स थ्योरी और कंपार्टमेंटलाइजेशन थ्योरी कहा गया। आइए अब जानते हैं नैरो मीनिंग ऑफ पर्सनल लिबर्टी, यानी कि जो पर्सनल लिबर्टी था उसके मतलब को, उसके मीनिंग को काफ़ी नैरो कर दिया गया, काफ़ी नैरो इंटरप्रिटेशन किया गया। इसका अर्थ क्या बताया गया कि बहुमत ने, कोर्ट के मेजॉरिटी ने ये कहा कि पर्सनल लिबर्टी का अर्थ केवल शारीरिक बंधन से मुक्ति तक सीमित है, यानी कि सिर्फ पर्सनल फिजिकल फ्रीडम को गारंटी किया जाता है पर्सनल लिबर्टी के अंदर, यानी कि पर्सनल लिबर्टी के अंदर सिर्फ फिजिकल फ्रीडम को कंसीडर किया जाएगा। साथ ही कोर्ट ने प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल माना और कहा कि प्रिवेंटिव डिटेंशन इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड बिकॉज आर्टिकल 22 क्लॉज 3 to 22 clause 7 specifically permit preventive detention subject to prescribed safeguards, और section 14 of this act declared void. The court struck down section 40 of the preventive detention act because it prevented courts from effectively examining the legality of detention and conflicted with article 22 clause 5. The remainder of the act was upheld. यानी कि न्यायालय ने कहा कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट का धारा 14 यानी कि सेक्शन 14 ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट न्यायालयों को डिटेंशन के लीगैलिटी की प्रभावी जांच करने से रोकती है, और साथ ही यह अनुच्छेद 22 क्लॉज 5 के विपरीत है। इसलिए धारा 14 को यानी कि सेक्शन 40 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया, जबकि ये जो पूरा एक्ट था वह शेष प्रावधानों को वैध माना गया, यानी कि जितने भी रिमेनिंग सेक्शन थे उन्हें लीगल माना गया। ओके, नाउ एट द एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस जस्टिस फैजल अली डिसेंट। तो जस्टिस फैजल अली का जो डिसेंट ओपिनियन था उसको डिस्कस करते हैं कि क्या था उनका ओपिनियन। तो जस्टिस फैजल अली डिलीवर्ड अ सेलिब्रेटेड डिसेंट, यानी कि उनका जो डिसेंट ओपिनियन था उसको हम लोग आइए चलिए जानते हैं। उन्होंने कहा कि फंडामेंटल राइट्स शुड बी इंटरप्रेटेड टुगेदर, यानी कि जो भी फंडामेंटल राइट है उनका व्याख्या समग्र रूप से की जाना चाहिए, और आर्टिकल 14, 19 एंड 21 आर इंटरकनेक्टेड, ऐसा जस्टिस फैजल अली का कहना था, मानना था। पर्सनल लिबर्टी शुड रिसीव अ ब्रॉड इंटरप्रिटेशन, यानी कि जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, पर्सनल लिबर्टी है, उसका अर्थ व्यापक होना चाहिए, ब्रॉड होना चाहिए। वो सिर्फ किसी पर्सन के पर्सनल यानी कि बॉडीली फ्रीडम से इंटरप्रेट नहीं होना चाहिए। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि एनी लॉ डिप्राइविंग लिबर्टी मस्ट बी फेयर एंड रिजनेबल, यानी कि किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता छीनने वाला कानून हमेशा फेयर और रिजनेबल होना चाहिए, न्याय संगत, उचित और निष्पक्ष होना चाहिए, यानी कि जस्ट, फेयर एंड रिजनेबल होना चाहिए, और साथ ही नॉन आर्बिट्ररी होना चाहिए। Justice Faisal Ali's approach was later adopted by the Supreme Court in Maneka Gandhi versus Union of India। तो मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का क्या केस था, उसके क्या फैक्ट्स थे, अगर आपको इसके बारे में जाना है तो एक बार कमेंट में इस केस का नाम लिख दीजिए, हम लोग नेक्स्ट वीडियो इस पर जरूर लाएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।